गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। कल हमने ये देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक के केस में हमने कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग ये तीन मैकेनिज्म पढ़े थे, जो हेटेरोजीनस एमआरएनए बनने के बाद उसमें चेंजेस आते हैं। इन सारे चेंजेस या मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद होते हैं। अब बात आती है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? इस कोड का मतलब ये है कि जो एमआरएनए बना उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सपोज करो कि ये एमआरएनए बना और इसमें न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले 3 न्यूक्लियोटाइड ये हैं, इसके बाद अगले ये हैं, फिर इस तरह से आगे न्यूक्लियोटाइड इसमें है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से कौन सा एमिनो एसिड आगे बनेगा? क्योंकि इस एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनना है, और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्योंकि ये तो एक तरह का कोड है, अब कोड को ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कोड्स होते हैं, ये कोड्स किस तरह से एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज होती है जिसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड होता है कि इस कोड से ये एमिनो एसिड बनेगा, उसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये 3-3 करके रीड होते हैं। जैसे पहले 3 से एक एमिनो एसिड बनेगा, फिर अगले 3 से एक एमिनो एसिड बनेगा, फिर अगले 3 से एक एमिनो एसिड बनेगा। तो वैज्ञानिकों को पहले ये बात पता नहीं थी कि एमिनो एसिड का जो ये कोड न्यूक्लियोटाइड का जो ये कोड होता है, जिसको हम कोडॉन कहते हैं, ये जो एक सीक्वेंस होती है इसको कोडॉन कहते हैं। ये पहला कोडॉन, ये दूसरा कोडॉन और ये तीसरा कोडॉन। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मिला के एक कोडॉन हम कहते हैं। अब ये जो कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन किस तरह से काम करते हैं? कोडॉन ट्रिपलेट होता है। पहले ये बात पता नहीं थी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनता है, यानी कि एक कोडिंग यूनिट बनता है। कैसे पता चली? वैज्ञानिकों ने यह देखा कि ए, यू, सी और जी 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं किसके अंदर? आरएनए के अंदर, यानी कि जो एमआरएनए जो भी बना। अब ये जो 4 है एमिनो एसिड हमारे पास कितने हैं? 20 एमिनो एसिड। अगर एक बार में 2 न्यूक्लियोटाइड रीड होते हैं, यानी कि अगर ये कोडॉन ट्रिपलेट ना होके ड्यूप्लेट होता, तो ये उस केस में क्या होता? जैसे AU, GC, UU, CA इस तरह से रीड होता। लेकिन ऐसे होता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये 4 एमिनो एसिड हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? अगर 2-2 करके रीड किया जाए तो उसका आंसर है 4⁻²। 4 न्यूक्लियोटाइड और 2-2 करके हमारे रीड करने, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, वो होंगी 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जबकि एमिनो एसिड कितने हैं? वो है 20। 4⁻1 ये भी बहुत ही कम है, क्योंकि एमिनो एसिड तो 20 है, कम से कम 20 का तो होना चाहिए। इसके बाद बात आई 4⁻3। ठीक है, ये कितना आएगा? 64। तो उन्होंने ये देखा कि 64 की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बाद में फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात साबित हुई कि ये 64 कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। 3-3 करके ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन, 3-3 करके ट्रिपलेट जो कॉम्बिनेशन है कोडॉन का, वही उसी तरह से रीड किया जाता है। इस बात को बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर लिया गया। अब ये जो 64 कॉम्बिनेशंस हैं, इन 64 में से 61 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी के जो 3 होते हैं उनको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन।
उनको नॉनसेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी कोई सेंस नहीं, ठीक है। सेंस ना होने का मतलब ये है कि इन 3 कोडॉन्स का कोई टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जैसे ही ये वाले 3 आते हैं किसी एमआरएनए के सीक्वेंस में, वहाँ पर वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए इन 3 नॉनसेंस कोडॉन को स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने इस टॉपिक में क्या क्या लिखा है। एक बार देख लेते हैं। अब तुम ये याद रखना कि तुम्हें 64 के 64 याद नहीं रखने, तुम्हें सिर्फ 4 याद रखने। सबसे पहला वाला जिसको AUG कहते हैं, AUG कोड करता है इस एमिनो एसिड जिसका नाम है मीथियोनिन। ये स्टार्ट करता है, यानी कि हर एक एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड के स्टार्टिंग में मीथियोनिन को बनाता है, तो इसीलिए इसे स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। इसके अलावा तुम्हें याद रखने 3 स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन से? UAA, UAG और UGA। इन तीनों को कहते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तुम्हें सिर्फ 1 स्टार्ट और 3 स्टॉप के नाम याद रखने। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। क्या? DNA से mRNA बन गया। Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. Process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidences, though, to support the notion that change in nucleic acids were responsible for change in amino acids. This led to proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of proteins. ठीक है। DNA का परिवर्तन एमिनो एसिड सीक्वेंस के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी था, है ना, ऐसा देखा गया। तो इससे ये बात पता चली कि DNA की जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है mRNA के केस में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एमिनो एसिड सीक्वेंस में चेंज के लिए। इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कोड है वो ज़रूर एमिनो एसिड के लिए डायरेक्टली कोड करता है। अब देखो उन्होंने आगे क्या लिखा। तो ये वाला जो प्रोसेस था ये बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग था। कैसे इसको अलग अलग एरिया के वैज्ञानिकों ने पता लगाया। फिजिक्स वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, जेनेटिक्स वाले। जॉर्ज गैमो जो था उसने सबसे पहले पता लगाया कि कितने पॉसिबल कोडॉन्स हो सकते हैं। 4 बेस होते हैं A, U, C और G, और वो कोड करते हैं 20 एमिनो एसिड को। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है कि वो 3-3 करके रीड होंगे, तभी जाकर 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब कोडॉन जो था वो ट्रिपलेट था। ये एक डॉन्टिंग टास्क यानी मुश्किल टास्क था, लेकिन हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप किया। हरगोविंद खुराना का कंट्रीब्यूशन क्या है और क्या है वो केमिकल मेथड, वो सुनो। इन्होंने क्या किया कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स को डीनोवो सिंथेसाइज किया। डीनोवो सिंथेसिस हरगोविंद खुराना ने की। डीनोवो सिंथेसिस का मतलब है कि आरएनए मॉलिक्यूल को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। और इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स को लैब में आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? जैसे ये पेन है और ये कैप है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाता है बंद कैप वाला पेन। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉस्फेट को, नाइट्रोजनस बेस को और पेंटोज शुगर को लैब में आर्टिफिशियली ज्वाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, है ना। तो ये आर्टिफिशियल सिंथेसिस था। इसके बाद क्या लिखा उन्होंने कि उन्होंने डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वाले बनाए। डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वाले, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बनाया एडेनिन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। इन तीनों को पहले आर्टिफिशियली बनाया
और फिर इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद ये देखा कि ये जो मैंने सीक्वेंस बनाई है ये कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करती है। उन्होंने ये देखा कि मीडियम में एक नया अमीनो एसिड आया जिसका नाम था मीथियोनीन। इसका मतलब ये कोडॉन क्या बनेगा, ये मीथियोनीन बनाएगा। इस तरह से एक एक करके दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे सबका पता लगाया कि कौन से कोडॉन से कौन सा एमिनो एसिड बन रहा है। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने क्या दिया है, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? होमोपॉलीमर्स का मतलब ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें सारे में एक ही जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो। जैसे अगर ए हैं तो सारे ए ही होंगे, अगर यू हैं तो सारे यू ही होंगे, सीक्वेंस में जुड़े हुए। कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है कि दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। जैसे अगर ए और सी हैं तो ए सी ए सी है ना, अगर जी यू है तो यू जी यू, इस तरह से जुड़े हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है मार्शल नीरेनबर्ग का सेल फ्री सिंथेसिस सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर्ड। तो नीरेनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम ये था कि उन्होंने ये वाला जो प्रोसेस था जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि एमआरएनए से एमिनो एसिड सिंथेसिस करना, इसको सेल फ्री मीडियम में किया। यानी ऐसी कंडीशन में किया जहाँ पहले से कोई सेल या साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, पहले से कोई साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इससे क्या पता चलेगा कि पहले से कोई एमिनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर रहा, जो बनेंगे वो सारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस से ही बनेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फला कॉम्बिनेशन जो हमने डाला इससे कौन सा नया एमिनो एसिड सिंथेसाइज हुआ। नहीं तो अगर पहले से वो एमिनो एसिड वहाँ मौजूद होंगे तो वो क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे रिजल्ट्स में। नेक्स्ट देखो एक एंजाइम का नाम दिया है सिवेरो ओकोआ एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जिसको शॉर्ट में PNPase कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो था ये आरएनए को पॉलीमराइज करने में हेल्प हुआ, ये इन शुरू के एक्सपेरिमेंट्स में, खास तौर से डिफाइंड सीक्वेंस के साथ इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आरएनए को जब इन्होंने इस तरह से सिंथेसाइज किया तो उस तरह से उनके शुरू के एक्सपेरिमेंट्स में पता लगा कि अच्छा अगर हम न्यूक्लियोटाइड का आरएनए में ये वाला सीक्वेंस रखते हैं तो ये वाला एमिनो एसिड बनता है, ये वाले कॉम्बिनेशन से ये वाला एमिनो एसिड बनता है। तो इन सारे रिजल्ट से फिर ये टेबल तैयार हुई जो 6.1 फिगर में है। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है टेबल 6.1 में कि अलग अलग कोडॉन्स कौन से एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये वाले जो एमिनो एसिड्स हैं इनके सामने एमिनो एसिड्स लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले ट्रिपल यू के आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फी का मतलब क्या होता है, फिनाइल एलेनिन। इसी तरह से हर एक का मतलब क्या है, एक एमिनो एसिड। जैसे AUU के सामने क्या लिखा है, ILE का मतलब होता है आइसोल्यूसिन। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं GAU के आगे लिखा है ASP का मतलब होता है एस्पार्टिक एसिड। एक एग्जांपल और लेते हैं UGG, इसके आगे लिखा है TRP, यानी कि इसका मतलब होता है ट्रिप्टोफान। UAU, इसके आगे लिखा है TYR, इसका मतलब होता है टाइरोसिन। तो इसका मतलब ये जितने भी 64 कॉम्बिनेशंस दिए हैं सबका मतलब ये है कि जैसे ही ये mRNA में ये सीक्वेंस आएगी तो ये वाला एमिनो एसिड वहाँ पर सिंथेसाइज होगा, इसका ये मतलब है।
अब तुम पहले वाली टेबल देखो, इस टेबल का पता कैसे लगाते हैं। सपोज करो कि तुम्हें पता लगाना है GUG का, है ना। अब GUG जो है, इसके सबसे पहले वाला जो लेटर है वो G है, तो G को देखेंगे किधर, लेफ्ट साइड में। फिर आया U को देखेंगे ऊपर साइड में, और G इसको देखेंगे राइट साइड में। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर होगा, ये GUG वहीं पर हमें मिलेगा। तो G हमें कहाँ मिला, ये मिला। U हमें कहाँ मिला, ये ऊपर मिला। और इसमें G कहाँ मिला, तो यहाँ मिला। तो ये आ गया ये GUG। GUG के आगे क्या लिखा है, वेलाइन। तो GUG का मतलब है वेलिंग। तो इसको हम देखते हैं पहले एक्सिस पे, इसको देखते हैं ऊपर वाले एक्सिस पे, और इसको देखते हैं साइड वाले एक्सिस पे। तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। अब आती है सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। अगर इनमें से किसी अमीनो एसिड का मीनिंग तुम्हें ना पता लगे, जैसे कि CAC है, CAC के आगे लिखा है HIS, उसका मतलब हिस्टीडीन, तो उसी तरह से किसी का ना पता लगे तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब देख लेते हैं सेलिएंट फीचर्स क्या हैं जेनेटिक कोड की। सेलिएंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स का मतलब है मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली बात, कोडॉन ट्रिपलेट है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से एक अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है। तो पहली विशेषता ये है, ये ट्रिपलेट है, 61 कोड करते हैं, और 3 कैसे, 3 डॉन्ट कोड, यानी कि वो स्टॉप कोडॉन है या नॉन सेल्स कोडॉन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है, 1 कोडॉन 1 अमीनो एसिड ओनली। इस ये वाली फीचर को कहते हैं अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक। अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक, यानी कि हर एक कोड का एक स्पष्ट और निश्चित वाला एमिनो एसिड है, वो सिर्फ उसी को बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने जितने एग्जांपल्स देखे उन्हीं में से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही CUG आएगा, ठीक है, तो CUG के आगे क्या लिखा है, LEU, यानी ल्यूसीन। वो ल्यूसीन ही बनाएगा, ठीक है, कोई और नहीं बनाएगा। तो इसी तरह से बाकी सब भी हैं कि जैसे ही वो कोड आता है तो उस कोड के सामने लिखा एमिनो एसिड ही बनेगा, बाकी और कोई नहीं बनेगा। तीसरी फीचर, सब एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। इस फीचर को क्या कहते हैं, डीजेनेरेट। ये जो जेनेटिक कोड हम पढ़ रहे हैं कैसा है, डीजेनेरेट, क्योंकि एक एमिनो एसिड may be coded by more than 1 कोडॉन। इसका ये मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपनी बुक में देखो, UUA से ल्यूसीन बनता है ना। जब भी UUA आएगा तो ल्यूसीन ही बनेगा, UUG आएगा तो हमेशा ल्यूसीन बनेगा। तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट से हमेशा एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड ही बनेगा, लेकिन वो जो एमिनो एसिड होगा वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से भी कोड हो सकता है। ये इसका मतलब है, क्योंकि ल्यूसीन को कोड करने वाले कितने कोड्स हैं, 5। उसी तरह से देखो, प्रोलीन के हैं 3, सीरीन के हैं 4, इस तरह से एक से ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuations. No punctuations. इसका मतलब क्या है कि ये लगातार रीड किया जाता है, बीच में कोई भी गैप या स्टॉप नहीं होता। नेक्स्ट, द कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन कोड्स का वही मतलब होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग में ट्रिपल U का मतलब फिनाइल एलेनिन ही होगा। एक्सेप्शंस क्या हैं,
प्रोटोजोन्स और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में। बाकी सबके ऑर्गेनिज्म के अंदर इन कोड्स का यही मतलब है। AUG का डबल मीनिंग है, यूनिवर्सल। AUG का डबल फंक्शन है। क्या डबल फंक्शन है? एक तो ये स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है और दूसरे ये मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को ये कोड करता है। अब देखो कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने। ये सामने एक सीक्वेंस दी है mRNA में। प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय इफ टेक हेल्प ऑफ चेकर। तो सबसे पहले तो AUG है, तो AUG के सामने क्या आएगा? मेथियोनिन। और इसके बाद क्या है? ट्रिपल यू। और ट्रिपल यू का मतलब क्या होता है? फिनाइल एलेनिन। और UUC का मतलब क्या होता है? UUC का मतलब भी होता है फिनाइल एलेनिन। ठीक है। नाउ ट्राई द ऑपोजिट। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय एन mRNA। प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA। अब यहाँ लिखा है MET, तो MET हमें कहाँ मिला? AUG पर। लेकिन इसके बाद क्या है? फी यानी कि फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन यानी कि PHE जो है ये तो 2 से कोड होता है, ट्रिपल यू से और UUC से। तो हम पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर ट्रिपल यू आएगा या UUC आएगा। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें डीजेनरेट के माध्यम से और स्पेसिफिक के माध्यम से बताना चाह रहा था। ठीक है। इसके बाद तो इन्होंने लिखा है ना, कैन यू नाउ कोरिलेट विच 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड। तो ये वो 2 प्रॉपर्टी हैं, स्पेसिफिक वाली और डीजेनरेट वाली, कि हर एक कोड का एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होगा, लेकिन हर एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। ये है। इसके बाद आते हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का म्यूटेशंस के साथ क्या रोल है, और ये वाली जो एग्जांपल है वो एक बार फिर से साबित कर देगा कि कोडॉन ट्रिपलेट ही होता है। ठीक है, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।